बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन सिस्टम विद डॉक्टर यासिर खान। बेटा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में हमने पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का था, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है, लेंथी ज़रूर है, मुश्किल नहीं है। आप गौर से सुनेंगे लेक्चर को बैठ के तो आपको समझ आएगी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये कंपैरेटिवली आसान है। ये मैंने बुक की ही स्लाइड्स यहाँ पर रखी हुई हैं। कैंसर के बाद ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस के बाद एस्थमा है, और फिर आखिरी जो डिसऑर्डर है वो एम्फीसीमा है। कैंसर आप टर्म जब भी पढ़ते हो तो कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन के रिजल्ट में जो एक फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल मास ऑफ सेल एज अ रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड डिवीजन इन द बॉडी। देखो, अगर वही कैंसर लंग्स का है तो हम उसे क्या कहेंगे? लंग्स का कैंसर कहेंगे। लंग्स का कैंसर कैसे हो सकता है? आप देखते हो रोजमर्रा रूटीन के अंदर हमें इतनी ज्यादा अनहेल्दी एयर को इनहेल करना पड़ता है जिसके अंदर पता नहीं कितने पॉल्यूटेंट्स हैं, कितने केमिकल्स हैं जिन्हें हम इनहेल कर रहे हैं। और अगर हमारे लंग्स कंटिन्यूअसली अनहेल्दी एयर से एक्सपोज होंगे तो हमें लंग्स का कैंसर हो सकता है। ट्यूमर की टर्म जब भी आप पढ़ते हैं ना, ट्यूमर दो तरह का होता है। एक ट्यूमर को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर और एक ट्यूमर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर वो होता है जो लोकलाइज्ड होता है, मैलिग्नेंट मूविंग से है, जो मूव कर सके। लंग्स का जो कैंसर होता है ना, एक बात मेंशन की हुई है कि आमतौर पे ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और इसका जो स्प्रेड करना है या तो वो इन्वेजन के रिजल्ट में है या फिर वो सिस्टेमिकली है। इन्वेजन का होता है कि एक सेल से दूसरे के अंदर चला जाना, सिस्टेमिक होता है कि जी थ्रू ब्लड चले जाना। लंग्स के कैंसर की जो वजह है, कैंसर कैन अक्लूड द रेस्पिरेटरी पैसेज एज द ट्यूमर रिप्लेसेस द लंग टिश्यूज। कि जैसे ही हमारे लंग्स के जो नॉर्मल टिश्यूज हैं वो कैंसरस सेल से रिप्लेस होंगे, उससे क्या होगा? फिर गैसियस एक्सचेंज इफेक्टिवली नहीं हो सकेगा बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। इसका मतलब है ब्लड में जब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा? उसकी वजह से काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। रीजन क्या है? ये कॉजेज लिखी हुई है। स्मोकिंग स्पेशली इन द यंग एडल्ट इज मोस्ट पोटेंशियल थ्रेट ऑफ द लंग कैंसर। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग दो तरह की होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव वो है जो खुद पी रहा है, पैसिव वो है जो उस एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ, खुद नहीं पी रहा लेकिन उस एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ। जो पैसिव स्मोकर होते हैं ना वो ज्यादा नुकसानदेह है, यानी जो खुद नहीं पी रहा लेकिन उस एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ है और मुसलसली उस स्मोक को क्या किया जा रहा है? इनहेल किया जा रहा है, तो वो ज्यादा रिस्क पे है। The chances of lung cancer are 10 times more in those person who smoke or live in the smoking area and the congested area as compared to those who do not smoke. यानी लंग कैंसर उन लोगों में ज्यादा कॉमन होता है जो या तो स्मोकी एरिया के अंदर रह रहे हो या कंजेस्टेड एरिया के अंदर रह रहे हो, या जो खुद स्मोकिंग कर रहे हो या फिर स्मोकिंग वाले एरिया के अंदर रह रहे हो। ये बोर्ड का एमसीक्यू है। 90% ऑफ द लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय द स्मोकिंग। उसकी वजह ये है कि स्मोक के अंदर क्या होता है? इंडिकेट दैट मोर देन 10 कंपाउंड्स ऑफ द टार ऑफ टोबैको स्मोक आर इन्वॉल्वड इन द कॉजिंग द कैंसर। कि स्मोकिंग के अंदर क्या होते हैं? वो टोबैको प्लांट होता है, उसके कुछ ऐसे पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं जो उसके अंदर एड अप होते हैं और वो क्या करवा सकते हैं? तकरीबन 10 कंपाउंड्स ऑफ द टार ऑफ टोबैको दैट कैन लीड्स टू द स्मोक कैंसर। तो ये है हमारे पास पहली रीजन जिसे हम कहते हैं जी लंग कैंसर क्या होता है डिजीज, उसकी कॉजेज क्या है, लंग कैंसर होता क्या है, स्प्रेड कैसे करता है, किन में कॉमन है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। आप अगर थोड़ा सा पीछे अपनी लाइफ के अंदर चले जाए ना, अगर आपको उस वक्त थोड़ी सी अवेयरनेस थी ना, तो अक्सर जो है वो कमर्शियल्स में एक कमर्शियल आता था केबल पर भी और पीटीवी पर भी कि जी टीबी जो है एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट ने इसका इलाज ढूंढ लिया है। टीबी जो है ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी पर्टिकुलर डिजीज होती है जिसको ना हम कहते हैं ये एक तरह का बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये एक तरह का बैक्टीरियम है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और टीबी आमतौर पे किन लोगों में होती है? टीबी आमतौर पे उन लोगों में होती है जहां पर कंडीशंस अनहाइजेनिक हो, सफाई का खास ख्याल ना रखा जाए, जहां पर पुअर लिविंग कंडीशन हो, रहने की जगह जो है वो ज़्यादा साफ़ सुथरी ना हो और लोग अपनी खुराक का ज़्यादा अच्छे से ख्याल ना रखते हों।
क्योंकि पुअर हाइजेनिक कंडीशन हो या फिर अनहाइजेनिक कंडीशन हो या पुअर लिविंग कंडीशन हो, ये वो कंडीशन है जो इस बैक्टीरियम की ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है। और जब ये पर्टिकुलर डिजीज होगी, अक्सर आप सुनते हो जो टीबी का पेशेंट होता है ना उसको फैटीग होती है, जो टीबी का पेशेंट होता है ना उसे आमतौर पे कफिंग बहुत ज़्यादा होती है। उस कफिंग की वजह से क्या होता है, ब्लड फिल्ड स्पूटम होता है, यानी अगर बाहर जो है वो बलगम आ रही है ना वो ब्लड फिल्ड होती है, यानी इतने इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है। इनफैक्ट इट इज अ जनरल नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, इट इज अ डिजीज ऑफ लंग इन विच इनसाइड ऑफ द लंग इज डैमेज रिजल्टिंग ऑफ द कफ एंड द फीवर। इट इज मोर कॉमन इन द पुअर पीपल। माल न्यूट्रिशन यानी खुराक का ज़्यादा अच्छा ख्याल नहीं रखा जा रहा, एंड द पुअर लिविंग कंडीशन फैसिलिटेट द माइकोबैक्टीरियम टू ग्रो। दिस डिजीज इज क्योरेबल विद द प्रॉपर मेडिकल अटेंशन एंड इट इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस का मतलब होता है एक से दूसरे में स्प्रेड कर जाती है, हम उस डिजीज को कॉन्टेजियस डिजीज का नाम देते हैं। तो ये मैंने आपको दूसरी कंडीशन बताई है, दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस। इसके आगे दो कंडीशन बताई गई हैं, एक है एस्थमा क्या होता है, दूसरी है एम्फीसीमा क्या होता है। एस्थमा को हम कहते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन है, उर्दू में हम कहते हैं दम्मा। कि अक्सर आप देखें घर में कुछ एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, और एस्थमा ये ऐसे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं जो किसी भी वजह से हो सकते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो सकते हैं, वो किसी फ्रेगरेंस की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही पोलन ग्रेन्स की वजह से हो सकते हैं, स्पोर की वजह से हो सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से ये एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अच्छा, कोल्ड की वजह से हो जाते हैं, बाजू का लोगों को ठंड से एलर्जी हो जाती है। अच्छा, एस्थमेटिक पेशेंट जो भी होगा ना उसे क्या होगा, उससे रीअकरिंग इन्फेक्शन होंगे। इतनी स्वेयर कफिंग होती है, ऐसे लगता है कि ये बंदा अभी मरने वाला है। सडनली एक पीरियड ऑफ रिलीफ हो जाता है, फिर दोबारा रीअकरिंग इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो एस्थमेटिक पेशेंट इज अ सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज एसोसिएटेड विद द पैरोक्सिज्म ऑफ द डिफिकल्ट ब्रीदिंग। के ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होंगे, यूजुअली फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ कंप्लीट रिलीफ, उसके बाद बिल्कुल सुकून हो जाएगा, फिर दोबारा रिअकरिंग अटैक्स होंगे एट मोर और लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल। आमतौर पे आप देखते हो जो एस्थमेटिक पेशेंट होता है वो क्या करता है, इनहेलर का इस्तेमाल करता है। रीजन क्या बताई गई है, पोलन की वजह से, स्पोर की वजह से, कोल्ड की वजह से, ह्यूमिडिटी या पोल्यूशन है, which manifests itself the spasmodic contraction of the bronchiole, यानी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, बार बार। स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है हमारे जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकाई के डिवीजन से जो बने थे, वहां पर ना बार बार इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा एस्थमा रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज करवाता है जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं, into the circulatory system that cause the severe contraction of the bronchiole। ये जो हिस्टामिन है ये क्या करवाता है, ब्रोंकियोल की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। समझ आई बात। तो ये एस्थमा की डिजीज़ है, एलर्जिक रिएक्शन है। एम्फीसीमा क्या होता है, एम्फीसीमा एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन है विच रिजल्ट इन द ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियोलाई। आपको पता है ना, एल्वियोलाई इज द साइट ऑफ द एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। अगर उन्हीं की डिस्ट्रक्शन हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो दिस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इज मोर कॉमन अमंग द स्मोकर। यानी कि वो लोग होते हैं जिन्हें टिपिकल स्मोकर कफ होती है। द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द स्मोक ऑफ द टोबैको वीकन द वॉल ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की दीवार जब कमजोर होती है, द इरिटेंट सब्सटेंसेस ऑफ द स्मोक जनरली कॉज द स्मोकर्स कफ एंड द कफिंग बर्स्ट सम ऑफ द एल्वियोलाई। यानी इतनी शिद्दत वाली खांसी होती है, जो स्मोकर्स होते हैं उन्हें आप देखते हो इतना शिद्दत से खांसेंगे कि अंदर जो एल्वियोलाई की वॉल जो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है वो क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी। अच्छा, जैसे कि एल्वियोलाई की वॉल बर्स्ट होती है, इट रिजल्टिंग ऑफ द कांस्टेंट कफिंग, द एब्जॉर्बेंस सरफेस एरिया ऑफ द लंग इज ग्रेटली रिड्यूस। सरफेस एरिया कम हो जाएगा। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एम्फीसीमा कैन नॉट ऑक्सीजनेट हिज ब्लड प्रॉपरली। उसकी वजह से ब्लड क्या होगा, वो बाकायदा तौर पर ऑक्सीजनेट नहीं हो सकेगा। एम्फीसीमा प्रोड्यूस द इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस बिकॉज द ब्रोंकियोल आर ऑब्स्ट्रक्टेड। ब्रोंकियोल का जो लेवल पर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ब्रोंकियोल कोलैप्स हो जाएंगे ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, ट्रैपिंग देयर विद इन द एल्वियोलर सैक। आपने ये येलो बॉक्स याद रखना है, ये भी एम्फीसीमा से रिलेटेड है। इन द पेशेंट्स विद द एम्फीसीमा एल्वियोलर वॉल डिजनरेट, एल्वियोलाई की वॉल डिजनरेट होगी, जो स्मॉलर एल्वियोलाई होंगे वो कंबाइन होकर लार्जर एल्वियोलाई बना देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
वॉल्यूम बढ़ जाएगा अंदर तो फिर प्रेशर डिक्रीज है, अंदर जो है वो एयर इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी, एयर बाहर ही नहीं निकलेगी। तो ये एम्फीसीमा के बारे में बताया गया। एम्फीसीमा के बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो आपको ना दो छोटे छोटे टॉपिक्स मिलेंगे। एक आपको मिलेगा जी रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, और उसके बाद हमारे पास है आखिर पे वो है लंग की कैपेसिटीज क्या होती हैं। रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड द लंग कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना दो तरह के हैं। एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, और एक तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, मैंने उस टॉपिक को कंपैरिजन की फॉर्म के अंदर यहां पर ले आया हूं। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स में या ब्लड के अंदर मौजूद है, जबकि मायोग्लोबिन एक ऐसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो हमारे मसल्स में है। चैप्टर नंबर 2 जब आपने पढ़ा था तो हीमोग्लोबिन के अंदर आपने टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन पढ़ी थी। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जबकि मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन के कलर को देखें तो फिर वो पर्पल रेड है, जबकि मायोग्लोबिन के कलर को देखें तो फिर ये क्या होता है, ब्राउन रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन वो है जो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकती है, प्रीवियस लेक्चर में बताया था इट कैन कैरी द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जबकि मायोग्लोबिन सिर्फ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। मेन फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन भी करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की करवाता है, यानी गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में। मायोग्लोबिन की कैपेबिलिटी होती है कि इट कैन स्टोर द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को स्टोर करने की सलाहियत भी रखती है। नंबर ऑफ हीम ग्रुप, मैंने कहा था ना नॉन प्रोटीन पार्ट को हम हीम ग्रुप कहते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं, मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक ही हीम ग्रुप होता है। आगे कैपेसिटी फॉर द ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के पास ज़्यादा कैपेसिटी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, मायोग्लोबिन के पास कम है। अगली बात है अफिनिटी, अफिनिटी कहते हैं अट्रैक्शन को। हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी तो ज़्यादा होती है बाइंड करने की, लेकिन जब अफिनिटी को आप देखते हो, अट्रैक्शन को, कि मैं ऑक्सीजन को छोड़ दूं इधर, हीमोग्लोबिन को भी एक मीडियम में डाल दूं, मायोग्लोबिन को भी, तो ज़्यादा तेज़ी से जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड ना मायोग्लोबिन करती है, अफिनिटी उसकी ज़्यादा है। तो अफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन की कम है, उसकी ज़्यादा है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अनलोड करती है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 60 हो, मायोग्लोबिन करती है जब पार्शियल प्रेशर 20 हो। इसका मतलब है मायोग्लोबिन ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगी। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वार्टरनरी होता है, मायोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन में वो क्या होता है, टर्शरी होता है। आखिरी अगर आप टॉपिक देखें ना, लंग की कैपेसिटी के बारे में बताया गया है कि हमारे जो लंग की टोटल कैपेसिटी है वो 5 लीटर एयर है। कितनी होती है, 5 लीटर एयर। आप 2 तरह के वॉल्यूम पढ़ते हो, एक तरह के वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम और एक तरह के वॉल्यूम को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। यहाँ पे आपको 2-3 बातें मिलेंगी कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो फिर हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो 30 टाइम्स पर मिनट होता है। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आवर ब्रीदिंग रेट इज द 30 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मली कितना होता है, 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। हमारे लंग्स की टोटल कैपेसिटी 5 लीटर एयर है। एक तरह के वॉल्यूम को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम और एक तरह के वॉल्यूम को हम कहते हैं जी रेजिडुअल वॉल्यूम। दोनों की डेफिनेशन को याद रखना है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और द एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि जब आप सांस ले रहे हो, एक एयर ऐसी भी है जिसको आप अंदर भी लेके जा रहे हो और बाहर भी लेके आ रहे हो, और वो एक अमाउंट ऑफ एयर जिसे हम इनहेल कर रहे हैं और बाहर लेके जा रहे हैं, उसे आप टाइडल वॉल्यूम कहते हो। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा खुचा। रेजिडुअल वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, जो हमारे लंग्स के अंदर ही रहे इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कि जितना जोर से आप सांस ले लें, जितना मर्जी आप जोर से एयर को बाहर एक्सपेल करवा लें, फिर भी वो एक अमाउंट ऑफ एयर
जो हमारे लंग्स के अंदर रहती है और हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, हम उसको क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। एमसीक्यू के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने इनको याद रखना है कि जब आप रेस्ट की हालत में होते हैं तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है, यानी वो अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर भी आ रही है बाहर भी जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या आती है? 500 ml, या उसे हम 0.5 लीटर एयर कहते हैं। और वो एक अमाउंट ऑफ एयर जिसने लंग्स के अंदर ही रहना है। हम जब रेस्ट की हालत में हैं वो 4.5 लीटर एयर, या उसे हम ml में बताएंगे तो 4500 ml। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हम फिर तेज़ी से सांस लेते हैं और वो बाहर भी एक्सपेल होता है। उस वक्त जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 3.5 लीटर है, जबकि रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो 1.5 लीटर एयर होती है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 3.5, और रेजिडुअल वॉल्यूम सिर्फ थोड़ा सा रह जाता है, वो 1.5 होता है। चाहे आप एक्सरसाइज में देख लें, चाहे आप रेस्ट के वक्त देख लें, टोटल जो लंग की कैपेसिटी है वो 5 लीटर एयर ही बनेगी। देखो, हम ना कुछ एयर को इनहेल करते हैं, कुछ एयर को हम एक्सहेल करते हैं। एयर को जो आप इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट्स मौजूद है, ये आपने याद रखना है। देखो, एक एयर ऐसी है जो इनहेल हो रही है और एक एयर ऐसी है जो एक्सहेल हो रही है। इनहेल एयर के अंदर क्या क्या मौजूद है और एक्सहेल एयर के अंदर क्या क्या मौजूद है? ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है और ये वाटर वेपर्स हैं। आपने इनके कंटेंट को याद रखना है। ऑक्सीजन हमारे इनहेल एयर के अंदर जो है वो 21% है। इनहेल एयर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो कितनी है? 21%। और वो एयर जिसे हम एक्सहेल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन है, लेकिन कितनी है? 16%। वो एयर जिसे आप इनहेल कर रहे हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04% है, लेकिन वो एयर जिसे आप एक्सहेल करते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन का आपने कहीं पर एक्सचेंज नहीं पड़ा। जितनी भी नाइट्रोजन अंदर जा रही है सेम उतनी नाइट्रोजन जो है वो बाहर आती है। वाटर वेपर को देखें तो जो हमारी इनहेल्ड एयर है उसमें वाटर वेपर हमेशा वेरी करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी। जबकि वो एयर जो एक्सहेल होती है इट इज़ फुली सैचुरेट विद द वाटर। वो क्या है? फुली सैचुरेटेड है वाटर वेपर्स के साथ। इस वजह से आप देखें कि जब हमें छींक आती है हम हाथ ना रखें तो सामने वाला का मुंह भर जाता है। हाथ रखा करो बेटा। तो इसका मतलब है वो एयर जो बाहर आ रही है ना, इट इज़ फुली सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर्स, वो भरी हुई है। तो ह्यूमन का जो पार्ट था ना वो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। इसमें डाइविंग रिफ्लेक्स रह गया है, वो अगले लेक्चर के अंदर मैं कंटिन्यू करूँगा। आज के लेक्चर में बेटा जो भी बात आपको समझ नहीं आई और आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।